हेलो और नमस्ते दोस्तों। आई होप आप अच्छा होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। जिधर हम यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, तो बिना देर की हम शुरू करते हैं यूरिक एसिड टेस्ट को। ये हमारा अगेन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। जो भी स्टूडेंट्स यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में पढ़ना चाहते थे, उसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं यूरिक एसिड टेस्ट। ठीक है, पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का। ठीक है, यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड एंड इट्स साल्ट्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। यानी कि यूरिक एसिड और इसके साल्ट जो है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट होते हैं, अंतिम प्रोडक्ट होते हैं। विथ प्रोग्रेसिव रेनल इंसफिशियंसी देयर इज रिटेंशन इन ब्लड ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन एंड यूरिक एसिड। ठीक है, वेन एवर रीनल इनसफिशियंसी होती है, जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज हो गई, आपका नेफ्राइटिस, आपका ग्लोमेरुलर लेवल पे नेक्रोसिस हो गया, इस ये ऐसे डिजीजेज में ट्यूब्यूल्स का नेक्रोसिस है या डिफिशियंसीज है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड का रिटेंशन यानी कि मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। समझ आया। वेन एवर यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है तो इसका मतलब इंडिकेट होता है रीनल एफिशिएंसी या फिर गाउट के वजह से, यानी गठिया डिजीज में या रीनल इनएफिशिएंसी इनसफिशियंसी में ही क्या होता है, एक तरह से आप बोलोगे कि हमारा जो ये होता है, आपका यूरिक एसिड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्लिनिकल डायग्नोसिस सिर्फ एक टेस्ट से आप नहीं बना सकते हो। यानी कि किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया तो आप नहीं बोल दोगे कि इनको गाउट है या फिर इनको जो है कि रीनल इंसफिशियंसी है। उसके लिए मल्टीपल टेस्ट कराने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे रीनल इंसफिशियंसी के लिए किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह कराना पड़ता है लेटर ऑन। ठीक है, इट शुड इंटीग्रेट क्लिनिकल एंड अदर लेबोरेटरी डाटा। मतलब जो भी आप क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाओगे उसको क्लिनिकली और अदर और लेबोरेटरी डेटा की नीड होती है, जैसे हमने डिस्कस करिए। ठीक है, आज हम जो यूरिक एसिड टेस्ट पढ़ रहे हैं उस वो मेथड है कैलोरीमेट्रिक एंजाइमेटिक टेस्ट के थ्रू इसको हम पढ़ेंगे, है ना। ये जो मेथड है कैलोरीमेट्रिक एंजाइमेटिक मेथड है, जिधर यूरिकेज मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। यूरिकेज मेथड से यूरिक एसिड का टेस्ट करने वाले हैं हम आज। ठीक है, तो प्रिंसिपल सबसे पढ़े जाने होंगे यूरिक एसिड टेस्ट का। तो यूरिक एज रिएक्शन जानना है। यूरिक एसिड टेस्ट में क्या होता है, इसका प्रिंसिपल ही है, यूरिक एज रिएक्शन से एक कलर का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लेटर ऑन डिटेक्ट करते हैं कैलोरीमेट्रिकली। ठीक है, तो यूरिक एज रिएक्शन क्या होता है भैया, यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है एंजाइम यूरिक एज से और बनाता है एलेंटोइन। ठीक है, एलेंटोइन क्या है, हाइड्रोजन परऑक्सीडेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एलेंटोइन एक कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड बनाता है एलेंटोइन। समझ आया आपको। यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है यूरिकेज एंजाइम से और एक क्या कलर बनाता है, एलेंटोइन, और हाइड्रोजन परऑक्सीडेज और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे इधर आप देखेंगे यूरिक एसिड, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, यूरिकेज के एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, एलेंटोइन, H2O2 यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया। यूरिक एसिड में ऑक्सीजन यानी एरोबिकली यूरिक एसिड में वाटर को ऐड करते हो तुम, तो यूरिक एंजाइम के प्रेजेंस में ये एलेंटोइन और H2O2 एंड CO2 बनाता है। अब इसमें पैरोक्सीडेज रिएक्शन समझोगे, यानी क्रोमोजेनिक सिस्टम। अब कलर का फॉर्मेशन कैसे होगा, जिसकी डेंसिटी मेजर करके तुम जान पाओगे कि कितना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। जो हाइड्रोजन परऑक्सीडेज होता है वो प्रोड्यूस होता है फर्स्ट रिएक्शन में, यानी फर्स्ट रिएक्शन में आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन परऑक्सीडेज प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, विथ अ क्रोमोजेन। ठीक है, सच एज 4 अमीनो एंटीपायरिन एंड फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम परऑक्सीडेज। ठीक है, यानी कि जो H2O2 है, ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में ये क्या हो गया, इसमें आप क्रोमोजेन एक्टिवेट कराओगे। क्रोमोजेन मतलब वो ऐसा सबस्टेंस जो कि कलर का फॉर्मेशन करे। तो उसमें 4 अमीनो एंटीपायरिन और फिनॉल के प्रेजेंस में परऑक्सीडेज एंजाइम से रिएक्शन कराते हो तो क्या बन जाता है बेटा, वो बन जाता है, दिस रिएक्शन जनरेट करता है कलर्ड क्विनोमाइन डाई, है ना। कलर्ड डाई यानी कि एक पिंक कलर का डाई का, एक पिंक कलर का सॉल्यूशन का वो रेडी करता है। वो उसी को आप क्या करते हो, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, कैलोरीमेट्रिकली आप इसे ऑब्जर्व करने का काम करते हो। इसके रिएक्शन को समझोगे
तो जो यूरिकेज रिएक्शन में क्या हुआ था, यूरिक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वाटर को ऐड करने पे यूरिकेज एंजाइम के प्रेजेंस में एलेंटोइन H2O2 और CO2 बना रहा था। अब इधर से हमको बस H2O2 को लेना है और H2O2 क्या करता है, परऑक्सीडेज रिएक्शन दूसरा वाला होगा जिसमें आप 4 अमीनो एंटीपायरिन और फिनॉल, है ना, यानी कि H2O2 में फिनॉल और 4 अमीनो एंटीपायरिन जो क्रोमोजेन एक्टिवेटर है, परऑक्सीडेज के प्रेजेंस में एक क्यूनोमाइन डाई और H2O बनाता है। अब ये क्यूनोमाइन डाई को ही हम क्या करते हैं, लेटर ऑन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। रिएजेंट की बात करेंगे तो इसमें रिएजेंट एक ही रिएजेंट होता है जिसे यूरिक एसिड रिएजेंट बोलते हो, जिसमें क्या होता है, यूरिकेज एंजाइम और परऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ठीक है, यूरिक एसिड स्टैंडर्ड भी मिल जाता है, उसमें आपको 5 mg/dl या 0.3 मिलीमोल पर लीटर उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, रेडी टू यूज फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा। रिएजेंट का प्रिपरेशन जो है वो रेडी टू यूज होता है। रेडी टू यूज फॉर्म में आपको बहुत सारे कंपनियों के यूरिक एसिड के बॉटल्स मिल जाते हैं, है ना, जैसे आपने लैब केयर यूज करा, जैसे आपने अरबा यूज करा, जैसे आपने आपके सुटेबल अनुसार जो भी आपको लगे रिएजेंट वो ले सकते हो। ठीक है, वो रेडी टू यूज फॉर्म में मिलेगा उधर रिएजेंट 1 और आपको स्टैंडर्ड भी मिलेगा। ठीक है, रिएजेंट की स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो जो रिएजेंट होता है वो स्टेबल होता है अपने एक्सपायरी तक 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर जो ओपन करोगे तो ओपन पैक की स्टेबिलिटी अराउंड 50 डेज होती है। ठीक है, लेकिन जब पैक रहता है तो वो उसमें जो भी एक्सपायरी आपका डेट लिख रखा है वही है। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट करना रहता है लाइट से, मतलब कि अम्बर्ड कलर बॉटल में रखोगे और इसको किधर रखोगे, कैबिनेट में रखोगे आप। ठीक है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वार्निंग एंड प्रिकॉशन, ठीक है, क्या वार्निंग और प्रिकॉशन करना लेना है इस टेस्ट के दौरान, तो फॉर इन विट्रो डायग्नोस्टिक यूज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी यूज के लिए है। ठीक है, हम लोग इस कंपोनेंट को एक्सपायरेशन डेट के बियॉन्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मटेरियल्स को डिफरेंट किट और लॉट नंबर्स के मटेरियल से तो उनको मिक्स नहीं करना है, एक लॉट नंबर का एक ही साथ मिक्स कर एक ही यूज करना है। ऐसा नहीं है दूसरे लॉट वाले का स्टैंडर्ड लगाएंगे दूसरे लॉट वाले का रिएजेंट लगाएंगे, वो वेरी कर जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज करोगे, नॉर्मल प्रिकॉशन रिक्वायर्ड फॉर हैंडलिंग आर लेबोरेटरी रिएजेंट्स, है ना, लैब रिएजेंट्स को हैंडल करने के जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशन है उससे फॉलो करोगे आप। ठीक है, जो रिएजेंट होता है वो प्रिजर्वेटिव कंटेन करता है, इसमें प्रिजर्वेटिव एडेड होते हैं फॉर एक्सपायरेशन डेट को बढ़ाने के लिए। दैट्स वाई स्वेलो नहीं करना है, यानी निगलना नहीं है आपको, स्किन की कांटेक्ट में और म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में से अवॉइड करना है आपको, यानी कि ग्लव्स पहन के यूज करना है। ठीक है, फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रेफर मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए MSDF शीट को रेफर करना है आपको। ठीक है, यानी कैसे आपको हैंडल वगैरह करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो गया सैंपल कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन। इसमें सैंपल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सीरम। ठीक है, पेशेंट का सीरम होगा, हिपेरिनाइड प्लाज्मा या EDTA प्लाज्मा, इनको हम यूज करते सकते हैं एज अ सैंपल। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो सैंपल की 7 डेज टू 7 डेज एट 48 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6 मंथ एट 20 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, स्टेबिलिटी जो है इसकी 7 डेज होगी 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, और आपको अगर जो 6 महीने तक रखना है तो -20 पे रखोगे तो उधर भी आप यूरिक एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। मतलब 7 दिन 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे सैंपल रखना है, तो 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो तुम 7 दिन तक इससे टेस्ट लगा सकते हो। अगर जो 6 महीने तक जो आपको रखना है तो यू शुड हैव टू स्टोर एट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस पे रखना है आपको। डिस्कार्ड कर देना है कंटामिनेटेड स्पेसिमेन को, ओनली एक टाइम ही फ्रीज करना है इसको। यह थे कुछ रूल्स और कुछ वार्निंग प्रिकॉशन, और आपको परऑक्सीडेज रिएक्शन, यूरिकेज रिएक्शन समझ आ गया। अब हम बात करेंगे मैनुअल एस्से प्रोसीजर यानी टेस्ट प्रोसीजर का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप 3 टेस्ट ट्यूब लेबल करोगे, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड को अपने अकॉर्डिंग तुम 3 भी 4 भी यूज कर सकते हो, समवेयर S1 S2 S3 नाम से, ब्लैंक को B नाम से, टेस्ट को T नाम से। अब रिएजेंट लोगे आप 1000 माइक्रोलीटर ब्लैंक में, स्टैंडर्ड में, टेस्ट में, यानी सब में 1000 माइक्रोलीटर या 1 ml आप रिएजेंट ले लोगे। स्टैंडर्ड 25 माइक्रोलीटर लेते हो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड में, और सैंपल 25 माइक्रोलीटर लोगे आप टेस्ट में।
अगेन ये जो सैंपल और रिएजेंट का वॉल्यूम है वो कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। समय 10 माइक्रोलीटर भी लोग टेस्ट लेके परफॉर्म करते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हो, ठीक है। देन आप क्या करते हो, इसको इतना सैंपल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद इसको आप 10 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हो 37 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बाथ में, ठीक है। और उसके बाद से जैसे 37 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए स्टॉप वॉच रन करा दिया आपने, उसके बाद 10 मिनट पूर्ण होने के बाद आप क्या करोगे, 505 नैनोमीटर पे, ठीक है, आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करोगे। इस यानी 505 नैनोमीटर पे कैलोरीमेट्रिकली या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली आप इसे ऑब्जर्व करने का काम करोगे, ऑब्जर्वेशन लोगे इसका, ठीक है। 30 मिनट के लिए यह क्या होता है, रूम टेम्परेचर तक यह कलर स्टेबल होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि 10 मिनट पूरा हो गया तो आप 10 मिनट के बाद 30 मिनट तक इसकी वैल्यू आप ले सकते हो। कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यूरिक एसिड mg/dl इक्वल टू absorbance of sample that is 80, absorbance of standard that is AS into standard value is 5 mg/dl दिया है आपने, ठीक है। इसको आप अगेन बोल सकते हो कैलोरीमीटर का जो प्रोसीजर है वही होगा, OD ऑफ टेस्ट, OD ऑफ स्टैंडर्ड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। समझ आ गया, ठीक है। अब रेफरेंस वैल्यू कुछ नॉर्मल रेंजेज को जानेंगे। एडल्ट मेल में 3.4 to 7.0 होता है, एडल्ट फीमेल में 2.4 to 6.0 mg/dl, ठीक है। इन्फेंट में इन्फेंट जो कि 0 to 1 ईयर के हैं उनमें 2.0 to 5.5 mg/dl होगा, ठीक है। देन चिल्ड्रेंस जिनका एज 1 to 10 ईयर है उनमें 2.4 to 5.7 होता है, ठीक है। अब यूरिनरी यूरिक एसिड का कैटेगरी देखोगे तो उधर रेफरेंस रेंज 24 घंटे में मेजर करते हैं, ठीक है। तो एडल्ट मेल एंड फीमेल में 250 से 750 मिलीग्राम पर डे, ठीक है। चिल्ड्रेन में 120 से 500 mg पर डे यानी पर 24 आवर होता है। दीज आर द रेफरेंस वैल्यूज विच इज टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट से मैंने इसे लिया है, ठीक है। अब इंक्रीज्ड कंडीशन, डिक्रीज्ड कंडीशन और इंटरफेरेंसेज को देखेंगे हम, ठीक है। इंक्रीज कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिकेमिया, ठीक है। हाइपर यूरिकेमिया इज द टर्म यूज्ड फॉर द इंक्रीज्ड कंडीशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। कब ये बढ़ जाता है, गाउट के केसेस में, किडनी डिजीज में, ल्यूकोमिया में, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, है ना, यानी कि कीमोथेरेपी जिसमें ट्यूमर को लाइसिस किया जा रहा होगा, है ना, उसमें भी बढ़ने के चांस होते हैं यूरिक एसिड, क्योंकि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है इससे, और एल्कोहलिज्म में, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज डिक्रीज्ड यूरिक एसिड लेवल दैट इज टर्म्ड एज हाइपोयूरिकेमिया, मतलब इसमें यूरिक एसिड की वैल्यू कम होती है। ये कब हो सकता है, लीवर डिजीज में, ठीक है। और SIADS दैट इज द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADS सिक्रेशन, अ डिजीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल क्या होता है, डाउन रहता है। सर्टेन मेडिकेशन जैसे एलोप्यूरिनॉल लेते हो, वो क्या होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करने का काम करता है। अब इंटरफेरेंसेज को देखते हैं कुछ कुछ, ठीक है। जैसे बिलिरुबिन में कोई इंटरफेरेंसेज नहीं दिखा है अब तक, जब किसी पेशेंट का बिलिरुबिन 20 mg/dl हो, यानी टोटल बिलिरुबिन 20 mg/dl तक है, तब तक आपको कोई इंटरफेरेंसेज देखने को नहीं मिलेगा। हीमोग्लोबिन में कोई इंटरफेरेंसेज देखने को नहीं मिला है 400 mg/dl तक, समझ आया आपको। लाइपेमिया में कोई इंटरफेरेंसेज देखने को नहीं मिला है अप टू 1500 mg/dl ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। These characteristics have been obtaining using an automatic analyzer. Result may vary if a different instrument or manual procedure is used. यानी जो भी ये इंटरफेरेंसेज हैं वो ऑटोमेटिक एनालाइजर के हैं, ठीक है। ये चेंज हो सकता है जब आप इसके मेथड को या फिर मशीन्स को चेंज करते हो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द यूरिक एसिड टेस्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर जो समझ आई होंगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Also you have to hype my lecture, that's lot of students जो है वो इससे हाइप करोगे तो उनके फीड तक ये पहुंच पाएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।